धारा 154 एफआईआर क्या है इसके बारे में, ये अध्याय 12 पुलिस को इत्तला और उसके अन्वेषण करने की शक्ति। तो पहली धारा बता रखी है उसमें, धारा 154 संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला। देखो पहली बात जो मैंने अभी बताई आपको, संज्ञेय अपराध है ना, तो संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी। या तो पुलिस थाने का भार अधिकारी करेगा या वो जिसको निर्देश देते कि इस व्यक्ति की एफआईआर लिखो, वो एफआईआर लिखेगा और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी किस कंडीशन में, सिर्फ मौखिक की दशा में, है ना। और उस और ऐसी प्रत्येक इत्तला पर चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में मतलब लिखित मौखिक रूप में, पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। और एफआईआर चाहे लिखित रूप में दी जाए या मौखिक रूप में दी जाए, उसके ऊपर हस्ताक्षर कराए जाएंगे जो लिखवा रहा है, जो उसे दे, और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निर्मित विहित करे। मतलब पुलिस थाने का एक रिकॉर्ड रहता है, उस रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि आज किस किस अपराध की एफआईआर लिखवाई है या नहीं लिखवाई है, तो उसका रिकॉर्ड उसमें मेंटेन किया जाएगा। जो भी व्यक्ति कोई संज्ञेय मामले की एफआईआर लिखाता है मौखिक रूप से या लिखित रूप से। सेकंड, परंतु यदि स्त्री द्वारा उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 326 से लेके 576 या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाना या किए जाने का प्रयत्न का अभिकथन किया गया है, कोई इत्तला दी जाती है तो ऐसी इत्तला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा लिखित की जाएगी। ये दो वर्ड को याद रखना अच्छे से। महिला पुलिस अधिकारी तो याद रहता है हर किसी को, पर अगर इन केस किसी पुलिस थाने में महिला पुलिस अधिकारी नहीं है, वहाँ कौन लिखेगा, तो सीधा से आंसर देते कोई भी पुरुष लिख सकता नहीं, इसमें ऑप्शन दे दिया किसी महिला अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी। परंतु यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया अस्थायी या शारीरिक या मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी इत्तला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो उस अपराध की कोटि को स्फीत करे निवास पर या उस व्यक्ति के विकल्प के लिए किसी सुगम स्थान पर यथास्थिति दुभाषी या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में लिखित की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जिस उपरोक्त धाराओं, ये जो 376 354 वाली धाराओं के अंतर्गत जिसके साथ अपराध हुआ है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बता नहीं सकता है, तो वह फिर पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि वो उसके निवास स्थान पर या वो व्यक्ति जहाँ बताए कि मैं यहाँ पर अपने आप को कंफर्ट महसूस करता हूँ, तो उस जगह पर जाके आपको एफआईआर दर्ज करनी रहेगी। और साथ ही साथ आपको किसी दुभाषी का भी आप सहारा ले सकते हैं। मान लीजिए किसी क्या कहते हैं गूंगे बहरी महिला के साथ अपराध हुआ है और वो एफआईआर लिखाना चाहती है, तो उस वक्त जो गूंगो बहरों की लैंग्वेज समझ सकता है उसकी सहायता लेकर आप एफआईआर को दर्ज कर सकते हैं। क्लियर? बी, ऐसी इत्तला के अभिलेखन का वीडियो तैयार की जाएगी। कैसी? ये जो स्पेशल रूप में करिए ना, मानसिक या शारीरिक रूप से जो निःशक्त है उनकी जो एफआईआर लिखी जाएगी उसका वीडियो फिल्म भी तैयार किया जाएगा। सी, पुलिस अधिकारी धारा 164 की उपधारा 5A के खंड क के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव अभिलिखित कराएगा। अब जैसे ही यहाँ पर किसी व्यक्ति का पीड़िता के कथन, मतलब कोई भी पीड़िता एफआईआर लिखाने आती है, ये महिला संबंधित अपराध है इसके अंतर्गत, तो उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि अब वो सबसे पहले 164 के अंतर्गत उस महिला के कथन धारा 164 में क्या कहते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जाके करवा दें। अपन कहते हैं ना 164 के कथन, तो वो यहाँ से निकलते हैं वो। ओके। फिर सेकंड, उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तला की प्रतिलिपि इत्तला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। इत्तला देने वाले को निःशुल्क दी गई है। अभी अपन ने कोई एक एक्ट पढ़ा था जिसमें जो प्रति थी वो दोनों व्यक्तियों को दी गई थी। कौन सा एक्ट था? एफआईआर के बाद उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यदि
कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तला को अभिलिखित करने से इनकार कर देता है, एफआईआर लिखने से मना कर देता है, ऐसी इत्तला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबंध पुलिस अधीक्षक को भेजा जा सकता है। और यदि इसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तला से किसी संज्ञेय अपराध का, ये किसका समाधान हो जाता है? उस पुलिस अधीक्षक का समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, तो या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता के उपबंधित रीति से अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा। और उस पुलिस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की सभी शक्तियाँ होगी। अब इन्होंने बता रखा है, कोई एक मान लीजिए एक थाना है, ए नामक थाने पर अपराध कोई हुआ और वहाँ पर एफआईआर लिखाने गए, उसने मना कर दिया, आप सीधे एसपी को भेज दो। एसपी अब हो सकता उसी थाने में भेजे या किसी अन्य कोई भी थाने के अधिकारी, किसी भी पुलिस अधिकारी को भेज सकता है, और जिसको भेजी गई है जांच करने के लिए उस अधिकारी को सारी शक्तियां होगी, कौन सी? पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की। क्लियर? धारा 155 क्या कहती है? असंज्ञेय मामले के बारे में इत्तला और ऐसे मामले का अन्वेषण। धारा 154 संज्ञेय मामले के लिए है, अपन ने अभी पढ़ा स्टार्टिंग में ही थी, संज्ञेय मामले के बारे में इत्तला। अब धारा 155 कहती है असंज्ञेय मामले में जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी को उस थाने की सीमा के अंदर संज्ञेय अपराध किए जाने की इत्तला दी जाती है। संज्ञेय अपराध क्या होता है ये आप सब लोगों को याद है ना, दी जाती है, तब वह ऐसी इत्तला का सार ऐसी पुस्तक में जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में रखी जाएगा जो राज्य सरकार विहित करे, प्रविष्ट करेगा और प्रविष्ट कराएगा और इत्तला देने वाले मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश दे देगा। कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध की इत्तला देने आता है तो पुलिस अधिकारी उसको लेखबद्ध तो कर लेगा, लेखबद्ध करने के बाद उस व्यक्ति को सीधा निर्देश दे देगा कि आप मजिस्ट्रेट साहब के पास चले जाइए। सेकंड, कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय अपराध का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की और मामलों को विचारण सुपुर्द करने की शक्ति है। जो धारा 190 में दे रखा है ना, मामले को विचारण सुपुर्द करने, तो वो वाला उस मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना आप कोई भी पुलिस अधिकारी असंज्ञेय अपराध में अन्वेषण स्टार्ट नहीं कर सकता। कोई पुलिस अधिकारी ऐसे आदेश मिलने पर वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति के सिवाय अन्वेषण के बारे में वैसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जैसे पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी संज्ञेय मामले में कर सकता है। असंज्ञेय मामले में भी उसको वही पावर होंगे जो संज्ञेय मामले में होते हैं, लेकिन गिरफ्तार करने के पावर के अलावा सिर्फ व्यक्ति को गिरफ्तार बिना वारंट के वो व्यक्ति नहीं कर सकता, बाकी हर कार्य कर सकता है वो। 4, जहां मामले का संबंध ऐसे 2 या अधिक अपराधों से है जिसमें से कम एक संज्ञेय है, वहां इस बात के होते हुए भी अन्य अपराध असंज्ञेय है, वह मामला संज्ञेय समझा जाएगा। अगर कोई एक ऐसा अपराध है या इस तरह के अपराध किए हुए कि उसमें एक मामला संज्ञेय बन रहा है और जो उससे रिलेटेड अन्य मामले हैं, जो अन्य मामले वो असंज्ञेय बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में पूरे मामले को क्या समझा जाएगा? संज्ञेय मामला समझा जाएगा। धारा 156, संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने के पुलिस अधिकारी की शक्ति। अब संज्ञेय मामले का अन्वेषण कौन करता? संज्ञेय मामला किस में बता रखा है? 154 में आ गया है ना। अब उधर 2C में बता रखा है डेफिनेशन क्लॉज में। तो संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की किसकी शक्ति? पुलिस अधिकारी को शक्ति। कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय अपराध का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंध के अधीन है। अन्वेषण कौन कर रहा है? पुलिस अधिकारी। वापस पढ़ रहा हूं, कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे मामले का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच और विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमा के अंदर स्थानीय क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंध। मतलब अगर असंज्ञेय मामला होता तो जो सक्षम न्यायालय निर्देश देता उस पुलिस अधिकारी को, लेकिन संज्ञेय मामले में उस पुलिस अधिकारी के पास जो उसके पावर हैं उस थाने की सीमा के अंदर वो जहाँ पर
मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ भी है, उस जगह पर वो उसका विचारण कर सकता है। ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई को किसी भी प्रकरण पर इस आधार पर प्रश्नगत ना किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था। अब किसी भी पुलिस अधिकारी को मान लीजिए कोई एक मैटर है, उस मैटर में बता रखा है कि जो थाने का मामले का अन्वेषण है, मामले का अन्वेषण 2 स्टार जो एसआई श्रेणी का अधिकारी उससे नीचे का कोई नहीं कर सकता, और इन केस कभी कोई संज्ञेय मामला उसका इन्वेस्टिगेशन 1 स्टार सिंगल स्टार ने कर लिया, तो वहाँ पर इस चीज़ को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि आपको जब अधिकारता नहीं थी तो आपने मामले का अन्वेषण क्यों किया। धारा 190 कहती है धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का कर सकता है। पूर्वोक्त प्रकार के धारा 190 में जिसमें मामलों का संज्ञान लेते हैं, उसमें उसके अनुसार मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश दे सकता है। किस प्रकार के, जो ऊपर बता रखे, कोई भी मामला मैटर आता है जिसमें अन्वेषण करना जरूरी है। अब 157 कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नहीं सर। धारा 157 क्या कहती है? धारा 157 के हेडिंग है अन्वेषण के लिए प्रक्रिया, क्या प्रोसेस है अन्वेषण की, है ना। अब अगर मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ, धारा संहिता की धारा 157 में अन्वेषण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, जिसके अनुसार अन्वेषण प्रारंभ होता है इत्तला प्राप्त होने पर। कब अन्वेषण प्रारंभ होता है? सबसे पहली बात है इत्तला प्राप्त होने पर। सेकंड, इस संदेह पर कि संज्ञेय अपराध गठित हुआ है, कोई संज्ञेय अपराध गठित हुआ है। थर्ड, मजिस्ट्रेट का आदेश मिलने पर। मतलब अन्वेषण कब स्टार्ट कर सकते हैं, इसके 3 कारण बता रखे। किसी व्यक्ति ने एफआईआर या इत्तला आपको जानकारी मिल रही है, पहली। दूसरा, पुलिस अधिकारी को संदेह है कि कोई संज्ञेय अपराध गठित हुआ है। और थर्ड, मजिस्ट्रेट आदेश दे दे। अब अपन धारा बैरेट से पढ़ते हैं। यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को इत्तला प्राप्त होने पर अथवा यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधीन वह सशक्त है। अभी अपन ने 156 पढ़ी है ना, तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल करेगा, और ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है, और मामले और तथ्यों की परिस्थितियों से अन्वेषण के लिए यदि वह आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी को भेजेगा, और ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का ना होगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विहित करे। पुलिस अधिकारी को जैसे ही पता चलता है, मैंने रीज़न बता दिए कब कब अन्वेषण करेगा, मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, और भेजने के बाद वहाँ से जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है तो या तो स्वयं जाके करें या किसी अन्य अधिकारी को भी भेज सकता है। अन्य अधिकारी की दशा में उन्होंने बता रखा है कि जिसको राज्य सरकार ने बता रखा है कि इस रैंक के अधिकारी से नीचे का कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, और ये हर मामलों में अलग अलग हो सकते हैं अधिकारियों के रैंक। मान लीजिए मर्डर का केस है, तो मर्डर के केस में उन्होंने मान लीजिए राज्य सरकार ने निर्धारित कर दिया कि 2 स्टार से नीचे का कोई नहीं कर सकता। 300 क्या कहते हैं इसको, हत्या के प्रयत्न में मान लीजिए बोल दिया कि 1 स्टार भी कर सकता है, तो 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। इन केस कोई चोरी की रिपोर्ट है, चोरी का घटना है, तो चोरी की घटना में वो बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं हेड कांस्टेबल की पंक्ति का व्यक्ति भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता तो कर सकता है। ये हर अपराध के लिए अलग अलग है ना। परंतु जब ऐसे अपराध किए जाने की इत्तला किसी व्यक्ति के विरुद्ध नाम देकर की गई है। अब जो एफआईआर है उसको कहते हैं नामजद एफआईआर है, मतलब परमिशन बता दिया कि ए नामक व्यक्ति ने अपराध करा, विरुद्ध नाम देकर की गई और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है, तब यह आवश्यक ना होगा कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ को भेजे। अब एक व्यक्ति का बी नामक व्यक्ति गया, उसने बताया कि ए नामक व्यक्ति ने मेरे घर पर आके चोरी करी। अब इस मैटर में पुलिस अधिकारी को पावर है कि वो खुद ना जाते, वो उस व्यक्ति को भी बुला सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, भाई तेरे खिलाफ ऐसे ऐसा पता चला है, बता हाँ या ना, है ना। सेकंड, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह मामले का अन्वेषण नहीं करेगा।
एक घटना बताते हैं कि साहब मेरे साथ रात को यहाँ पर एक व्यक्ति मुझे लूट कर चले गया, वहाँ पर कैमरे लगे हुए, वहाँ पर पुलिस अधिकारी, एक चौराहा था, वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी भी तैनात रहते रात भर। तो वहाँ पर उनको लगता है कि यार इस तरह की तो कोई घटना हुई नहीं है, या ये हो सकता है झूठी बात बता रहा हो, तो उस वक्त अनमेंशन करने से इनकार भी कर सकता है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कब कोई पुलिस अधिकारी किसी मामले का अनमेंशन ना करेगा, तो जब उसको लगता है कि पर्याप्त आधार ही नहीं है तब अनमेंशन ना करेगा। परंतु यह कि बलात्संग के अपराध के संबंध में पीड़ित के कथन का अभिलेखन पीड़ित के निवास स्थान या उसके पसंद के स्थान में जहां तक व्यवहार हो, उसके माता पिता या संरक्षक या उसके निकट नातेदार या मोहल्ले के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में किसी महिला अधिकारी द्वारा ही लिए जाएंगे। ओके। सेकंड, उपधारा 157 का 2, उपधारा 1 की परंतु के खंड क और ख में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस अधिकारी का पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस अपराध की अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा। अब वो अगर किसी घटना का पर्याप्त आधार पर उसको लगता है कि अन्वेषण नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा, उसका विशेष कारण उसको दर्ज करना पड़ेगा। या किसी व्यक्ति के नाम देकर एफआईआर की गई है, नाम देकर रिपोर्ट की गई है, और उस कंडीशन में वो उस व्यक्ति का इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जाता है, तो क्यों नहीं जा रहा है, उसको कारण लिखना पड़ेगा, अपने कारणों का कथन करेगा। और उक्त परंतु के खंड ख में वर्णित दशा में ऐसा अधिकारी इत्तला देने वाले को यदि कोई हो ऐसी रीति से जो राज्य सरकार विहित की जाए, तत्काल इस बात की सूचना देगा कि वह उस मामले का अन्वेषण ना करेगा और ना करवाएगा। अब उन्होंने सेकंड में बता दिया है कि अगर और कोई पुलिस अधिकारी भी है तो उसको भी इन्फॉर्म कर देगा कि आप इस घटना की रिपोर्ट खुद ना करें। 158 क्या कह रही है?